प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले प्रकरण में हमने वाक्य संरचना की बात की थी और वाक्य संरचना में हमने वाक्य के घटक, वाक्य के अंग, वाक्य के तत्व और वाक्य के भेद पढ़ लिए थे। और वाक्य के भेदों में हमने सबसे पहले आपको पिछले वीडियो में भी एक बात बता दी थी कि क्रिया के आधार पर वाक्यों का हम अध्ययन पहले वीडियो में कर चुके हैं। उसके बाद प्रयोग व रचना के आधार पर हम चर्चा कर रहे थे और प्रयोग व रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य की हम चर्चा कर रहे थे और हम तीसरी पहचान पर थे। और तीसरी पहचान क्या थी? सरल वाक्य की। तीसरी पहचान थी सरल वाक्य की। और पहचान क्या थी? पहचान ये थी कि यदि और कनेक्टिव यानी और संयोजक शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। शब्द दो वाक्यों को जोड़ता है। दो वाक्यों को जोड़ता है तो संयुक्त वाक्य माना जाएगा। तो संयुक्त वाक्य माना जाएगा। पहली बात। दूसरी बात क्या थी तीसरी पहचान में? यदि दो कर्ताओं को जोड़ता है, दो कर्ताओं को जोड़ता है, दो कर्ताओं को जोड़ता है तो सरल वाक्य माना जाएगा। तो सरल वाक्य माना जाएगा। देखिए भाई क्या कह रहा है नियम और पहचान क्या कहती है हमारी। देखो दोस्तों कि और यहां क्या कनेक्टिव है, अपना संयोजक शब्द है। और यदि वह संयोजक शब्द किसको जोड़े? दो वाक्यों को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? दो वाक्यों को जोड़ता है तो वह क्या माना जाता है? संयुक्त वाक्य माना जाता है। यदि और संयोजक शब्द किसको जोड़े? दो कर्ताओं को जोड़े। किसको जोड़े? दो कर्ताओं को जोड़े तो वह सरल वाक्य माना जाता है। देखो दो वाक्यों को जोड़े तो संयुक्त वाक्य और दो कर्ताओं को जोड़े तो सरल वाक्य। उदाहरण से हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कहां सरल वाक्य है और कहां संयुक्त वाक्य है। तो उदाहरण देखें आप। राम पढ़ रहा है। राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। श्याम खेल रहा है। अब देखिए आप दो वाक्य, यहां कर्ता जोड़ रहा है। कनेक्टिव क्या है यहां? और। कनेक्टिव क्या है? और, यानी संयोजक शब्द हो गया और। यह यदि दो वाक्यों को जोड़े तो वह क्या माना जाता है? दो वाक्यों को जोड़े तो संयुक्त। तो देखें आप और संयोजक शब्द यहां किसको जोड़ रहा है? वाक्यों को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? वाक्यों को। क्योंकि पहला वाक्य तो क्या हो गया? राम पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य क्या हो गया? श्याम खेल रहा है। देखो हमें पता कैसे
विधेयाय। एक उद्देश्य और एक विधेयाय, वो तो क्या होता है, सरल वाक्य। हमने पिछले में पार्ट में प्रकरण में इसकी परिभाषा पढ़ ली थी सरल वाक्य की। तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या थी कि जहां एक उद्देश्य और एक विधेयाय, वो तो सरल वाक्य होता है, लेकिन एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेयाय, तो वहां कौन सा होता है, संयुक्त वाक्य होता है। तो अब ये उदाहरण है हमारे सामने, और समस्या ये है कि और जो संयोजक शब्द है वो सरल वाक्य में भी लगता है और संयुक्त वाक्य में भी लगता है। तो यहाँ पता कैसे चले है कौन सा वाक्य है। सरल वाक्य की डेफिनेशन क्या थी, जहां एक उद्देश्य आए और एक विधेयाय। अब देखते हैं यहाँ इस उदाहरण में कितने उद्देश्य आ रहे हैं और कितने विधेय आ रहे हैं। तो हमने उस दिन भी बताया था, पिछले प्रकरण में भी बताया था कि राम क्या है यहाँ, कर्ता। राम क्या है यहाँ, कर्ता। और कर्ता कौन होता है, उद्देश्य। कर्ता कौन होता है, उद्देश्य। पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, और पढ़ रहा है क्या है, पढ़ना क्या है इसमें, पढ़ना क्या है, क्रिया। पढ़ना क्या है, क्रिया है। और रहा है क्या है, सहायक क्रिया है। रहा है क्या है, सहायक क्रिया है। रहा है क्या है, सहायक क्रिया। तो ये कर्ता तो क्या होगा, उद्देश्य, और क्रिया क्या होता है, विधेय। क्रिया क्या होती है, विधेय। तो इसमें एक उद्देश्य आ गया और एक क्या आ गया, विधेय आ गया। पहले वाले वाक्य में क्या आ गया, एक उद्देश्य और एक विधेय आ गया। एक उद्देश्य और एक विधेय तो इसमें आ गया, उसके बाद क्या लग गया, और संयोजक शब्द लग गया। अब हम दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरा वाक्य क्या है, यहाँ श्याम खेल रहा है। तो श्याम क्या है यहाँ, कर्ता। और कर्ता क्या होता है, उद्देश्य। कर्ता क्या होता है, उद्देश्य। खेल रहा है, खेलना क्या है यहाँ, क्रिया। और रहा है क्या है, सहायक क्रिया। तो क्रिया हो गई है, और क्रिया क्या होती है, विधेय। तो अब देखिए आप यहाँ कितने उद्देश्य आ रहे हैं और कितने विधेय आ रहे हैं। तो उद्देश्य कितने हो गए, एक, और दूसरा उद्देश्य ये रहा। तो उद्देश्य कितने हो गए, दो। विधेय कितने हो गए, एक, और ये हो गया दो। तो एक से अधिक उद्देश्य आ रहे हैं और एक से अधिक विधेय आ रहे हैं। तो यह वाक्य कैसा माना जाएगा, सरल या संयुक्त। कैसा माना जाएगा, संयुक्त माना जाएगा। क्यों माना जाएगा संयुक्त, क्योंकि इसमें उद्देश्य कितने आ रहे हैं, दो। उद्देश्य कितने हैं, दो, और विधेय कितने हैं, दो। और विधेय कितने हैं, दो। और जहां एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होते हैं, वह वाक्य संयुक्त माना जाता है। वह वाक्य कौन सा माना जाता है, संयुक्त। तो यहाँ जो ये और संयोजक शब्द है वो किसको बता रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है या दो कर्ताओं को जोड़ रहा है। तो ये किसको जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। इसलिए यह कौन सा वाक्य माना जाएगा, यह वाक्य माना जाएगा संयुक्त वाक्य। कौन सा माना जाएगा, संयुक्त वाक्य माना जाएगा। अब एक उदाहरण हम देखते हैं सरल वाक्य का, और जो किस कौन जोड़ेगा, और संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ होगा या और संयोजक शब्द जोड़ेगा। तो देखते हैं एक उदाहरण दोस्तों सरल वाक्य का। सरल वाक्य कैसे जुड़ता है और संयोजक शब्द से। देखिए भाई उदाहरण क्या है, सीता मीता गीता मोहन सोहन और राम मेला देखने गए। अब आप कहोगे कि साहब यहाँ तो इतने सारे कर्ता हैं,
सीता भी करता है, मीता भी करता है, गीता भी करता है, मोहन भी करता है, सोहन भी करता है और राम भी करता है। बिल्कुल सही है, यहाँ एक से अधिक करताएं हैं। लेकिन आपको पता है जब हम सरल वाक्य में हमने एक पहचान बताई थी, और वो पहचान क्या है कि यदि सारे कर्ता मिलके, चाहे कितने ही कर्ता क्यों ना हो वाक्य में, लेकिन यदि एक ही क्रिया करते हैं, क्या करते हैं, एक ही क्रिया करते हैं, तो वह क्या माना जाता है, सरल वाक्य माना जाता है। और जो और संयोजक शब्द है वो किसको जोड़ रहा है, यहाँ कर्ताओं को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है, कर्ताओं को। सोहन भी कौन है यहाँ, कर्ता, और राम भी कौन है, कर्ता। तो सोहन भी करता है और राम भी करता है, दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ और संयोजक शब्द लगा हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ क्या है, कौन सा वाक्य माना जाएगा, सरल वाक्य माना जाएगा। क्योंकि ये सब क्या है, यहां से लेके और यहां तक का जो हमारा भाग है वो सब क्या है, कर्ता है। क्या है, कर्ता। और कर्ता क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं। क्या होते हैं, उद्देश्य। मेला देखने गए, मेला क्या है, यहाँ एक तरीके से कर्म हो गया, उनका कार्य हो गया। और देखने गए क्या है, क्रिया। देखने गए क्या है, क्रिया। तो यहां से लेके और यहां तक क्या हो गया, विधेय हो गया। यहां से लेके यहां तक क्या हो गया, विधेय हो गया। क्या हो गया, विधेय हो गया। अब देखें वाक्य में कितने उद्देश्य आ रहे हैं, एक, और विधेय कितना आ रहा है, एक। और जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय आता है वह वाक्य कैसा माना जाता है, सरल माना जाता है। जबकि देखो यहाँ एक से अधिक कर्ताएं आ रहे हैं, एक से अधिक कर्ताएं आ रहे हैं, लेकिन इन सब कर्ताओं का एक ही कार्य है, एक ही क्रिया की जा रही है, मेला देखने की। और जो हमारा कनेक्टिव है, संयोजक शब्द है, और वह किसको जोड़ रहा है, सोहन को और राम को। यानी सोहन भी कौन है, कर्ता, और राम भी कौन है, करता। और सोहन भी करता है और राम भी करता है। और इसमें एक ही उद्देश्य आ रहा है, और एक ही क्या आ रहा है, विधेय आ रहा है। एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य कितने हैं, एक, और विधेय भी कितने हैं, एक। और जब वाक्य में एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो तो वह वाक्य कौन सा माना जाता है, सरल वाक्य माना जाता है। सरल वाक्य माना जाता है। तो ये वाक्य कौन सा हो गया हमारा, सरल वाक्य हो गया। ये वाक्य कौन सा हो गया, सरल वाक्य हो गया। अगला आपका वाक्य है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, संयुक्त से अर्थ क्या होता है, संयुक्त का तात्पर्य होता है कि जो क्या है, जुड़ा हुआ है। संयुक्त यानी जुड़ा हुआ, जोड़ा, एक तरीके से जुड़ा हुआ। तो संयुक्त वाक्य जिसमें वाक्य क्या है, जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक बार परिभाषा देखेंगे, और परिभाषा हम कई तरीके से कह सकते हैं संयुक्त वाक्य की। जैसे एक बार सुने, ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा कौन सा हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो। कौन सा हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो। एक कैसा हो, प्रधान उपवाक्य, दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य हो। कैसा हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो, उसे क्या कहेंगे हम, संयुक्त वाक्य कहेंगे। एक बार दूसरी परिभाषा हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य आते हो, दो आ जाए या दो से अधिक आ जाए, जरूर तो इसका नाम क्या है, संयुक्त वाक्य। कि ऐसा वाक्य जिसमें दो या
वो क्या माना जाता है? संयुक्त वाक्य माना जाता है। पहले एक बार परिभाषा देखेंगे, फिर पहचान देखेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक साधारण या सरल वाक्य आते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक साधारण या सरल वाक्य आते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। कि ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक साधारण या सरल वाक्य आते हों। जैसा कि हम सरल वाक्य में चर्चा कर चुके हैं, अभी जो हमने और संयोजक शब्द से जोड़ा था, एक कौन सा वाला उदाहरण? राम पढ़ रहा है और श्याम खेल रहा है। उसमें कितने वाक्य आ रहे थे? दो वाक्य आ रहे थे। क्या आ रहे थे? दो वाक्य आ रहे थे। तो वो वाक्य हमने कैसा माना था? संयुक्त वाक्य माना था। तो ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक साधारण वाक्य आते हो उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे सोहन क्रिकेट खेलता है और मोहन बास्केटबॉल खेलता है। अब देखें कितने वाक्य हो गए? एक है वाक्य हमारे पास, सोहन क्रिकेट खेलता है। दूसरा क्या है? मोहन बास्केटबॉल खेलता है। तो अब देखें आप, सोहन क्या है? यहां सोहन क्या है? कर्ता। सोहन क्या है? कर्ता। क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट क्या है? कर्म। खेलना क्या है? क्रिया। और क्या है ये? और क्या है? संयोजक शब्द। और क्या है? संयोजक शब्द। मोहन क्या है? कर्ता। बास्केटबॉल क्या है? कर्म। खेलता है क्या है? क्रिया। ऐसी यही स्थिति है। तो अब देखें इस वाक्य में कितने तो उद्देश्य हैं और कितने क्या है? विधेय हैं। तो कर्ता होता है जो क्या माना जाता है? उद्देश्य। कर्ता क्या माना जाता है? उद्देश्य। कर्म और क्रिया क्या मानी जाती है? विधेय। कर्म और क्रिया क्या मानी जाती है? विधेय। यहां उद्देश्य, कर्ता क्या है? उद्देश्य। कर्म क्या है? कर्म। और क्रिया क्या है? विधेय। कर्म और क्रिया क्या हो गई? विधेय। अब देखें कितने उद्देश्य आ रहे हैं यहां? एक उद्देश्य।
और एक उद्देश्य कहाँ है, ये रहा। एक उद्देश्य कहाँ है, ये रहा। तो कितने उद्देश्य हो गए, 2। कैसे, विधेय, पहला विधेय ये रहा, दूसरा विधेय कहाँ है, ये रहा। तो वाक्य में कितने उद्देश्य आए हैं, 2, और विधेय कितने आए हैं, 2। परिभाषा क्या कहती है, 2 या 2 से अधिक आए, 2 या 2 से अधिक आए तो क्या माना जाता है, संयुक्त वाक्य। तो यह कैसा वाक्य हो गया, कैसा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया। किसने जोड़ा है इसको, और संयोजक शब्द ने, किसने जोड़ा है, और संयोजक शब्द ने। तो यह कैसा वाक्य माना जाएगा, संयुक्त वाक्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, संयुक्त वाक्य माना जाएगा। अगली स्थिति देखें आप, एक स्थिति तो ऐसे निकालते हैं हम, क्या, संयुक्त वाक्य की। अब हम संयुक्त वाक्य की पहचान देखेंगे कि और सरल पहचान कौन कौन सी हो सकती है संयुक्त वाक्य की। संयुक्त वाक्य में देखें पहचान, पहली पहचान क्या है कि संयुक्त वाक्य की पहली पहचान है, पहला वाक्य, पहला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है, प्रधान उपवाक्य होता है, तथा दूसरा स्वतंत्र उपवाक्य होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है। पहली पहचान। दूसरी पहचान, दोनों वाक्य, दोनों वाक्य अपना, दोनों वाक्य अपना पूरा पूरा, दोनों वाक्य अपना पूरा पूरा अर्थ देते हैं, अर्थ देते हैं। तीसरी पहचान, ऐसे वाक्य, ऐसे वाक्य या संयुक्त वाक्य, ऐसे वाक्य निम्न संयोजक शब्दों से जुड़े होते हैं, ऐसे वाक्य निम्न संयोजक शब्द से जुड़े रहते हैं। जैसे कौन कौन से शब्द हैं, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अल्पविराम, अल्पविराम, अल्पविराम होता है ये, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अल्पविराम और गलत है, फलस्वरूप आदि। देखें एक बार पहचान कि पहला वाक्य प्रधान उपवाक्य होता है,
वाक्य के बाद हम उपवाक्य पढ़ेंगे, वहां प्रधान उपवाक्य अलग से पढ़ना है, वहां इसकी विवरण अनुसार हम चर्चा करेंगे। तो पहला तो इसमें क्या होता है, प्रधान उपवाक्य, और जो दूसरा वाक्य होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र उपवाक्य होता है। कई बार एग्जामिनर जब ज्यादा अपना मस्तिष्क लगाता है, दिमाग लगाता है, तो यह पूछ लेता है दोस्तों कि स्वतंत्र वाक्य में पहले आने वाला वाक्य कौन सा होता है। तो संयुक्त वाक्य में पहले आने वाला वाक्य कौन सा माना जाएगा, प्रधान उपवाक्य माना जाएगा, क्योंकि दो वाक्य होते हैं या दो से अधिक वाक्य होते हैं संयुक्त वाक्य में। तो पहले वाला वाक्य कौन सा माना जाएगा, प्रधान उपवाक्य माना जाएगा। यदि आपसे पूछे कि संयुक्त वाक्य में संयोजक शब्द से जुड़कर आने वाला वाक्य कौन सा माना जाएगा, तो वो कौन सा माना जाएगा, स्वतंत्र उपवाक्य माना जाएगा। पहली बात, दोनों वाक्य अपना क्या देते हैं, पूरा पूरा अर्थ देते हैं, यानी कोई भी वाक्य एक दूसरे पर अर्थ के लिए निर्भर नहीं करता है, अर्थ के लिए क्या नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। ये क्या हो गई दूसरी पहचान। तीसरी जो हम सरल पहचान मानते हैं वो क्या है कि ऐसे वाक्य या संयुक्त वाक्य निम्न संयोजक शब्द से जुड़ा रहता है, जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, एवं, अल्पविराम और, फलतः, फलस्वरूप आदि। कुछ किताबों में, कुछ गाइडों में, कुछ अध्यापक क्या कहते हैं कि जो ये अल्पविराम है, ये अल्पविराम है, ये सिर्फ मिश्र वाक्य में ही प्रयोग होता है। देखो दोस्तों मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है कि अल्पविराम सिर्फ मिश्र वाक्य में ही प्रयोग में आता है, यह गलत बात है। अब आप देखें, हम सबसे पहले इसी का उदाहरण ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा भ्रम दूर हो जाएगा कि अल्पविराम सिर्फ कहां होता है, मिश्र वाक्य में। अल्पविराम दोस्तों संयुक्त वाक्य में भी होता है। देखें, एक उदाहरण देंगे आप, रामायण पढ़ रहा है, रामायण पढ़ रहा है, अल्प विराम लगा दिया हमने। श्याम गीता पढ़ रहा है, श्याम गीता पढ़ रहा है, गीता पढ़ रहा है। अब देखें, अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? अल्पविराम का प्रयोग हुआ है। अल्पविराम का प्रयोग है, लेकिन यहाँ उद्देश्य और विधेय कितने आते हैं? सबसे पहली बात ये देखनी है कि वाक्य में यदि एक से ज्यादा उद्देश्य और एक से ज्यादा विधेय का प्रयोग हो रहा है और वहां अल्पविराम का भी प्रयोग होता है तो वह संयुक्त वाक्य माना जाएगा। तो देखें यहां राम क्या है? राम क्या है? राम है यहां कर्ता, और कर्ता क्या होता है? उद्देश्य। कर्ता क्या होता है? उद्देश्य। रामायण क्या है यहां? कर्म। पढ़ रहा है क्या है? क्रिया। पढ़ रहा है क्या है? क्रिया। तो जहां कर्म और क्रिया आते हैं वो भाग क्या माना जाता है? विधेय। वो भाग्य क्या माना जाता है?
विधे, इधर आ जाए। श्याम क्या है? श्याम कर्ता, गीता क्या है? कर्म, और पढ़ रहा है क्या है? क्रिया। तो यहां कर्ता आ गया, उद्देश्य, कर्म और क्रिया क्या हो गई? विधेय। यहां कर्ता क्या हो गया? उद्देश्य। कर्म और क्रिया क्या हो गई? विधेय। अब देखिए यहां कितने उद्देश्य आ रहे हैं? कितने उद्देश्य हैं? उद्देश्य यहां गिने हम। उद्देश्य नंबर 1, उद्देश्य नंबर 2, विधेय नंबर 1 और विधेय नंबर 2। तो यह वाक्य क्या है? संयुक्त वाक्य है। यह वाक्य कौन सा माना जाएगा? संयुक्त माना जाएगा। यह वाक्य कौन सा माना जाएगा? संयुक्त माना जाएगा। और यह किस संयोजक शब्द से जुड़ा हुआ है? अल्प विराम से। किससे जुड़ा हुआ है? अल्प विराम से जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ है? अल्प विराम से जुड़ा हुआ है। और अल्प विराम से जुड़ा होने के बावजूद भी यह वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य है। कैसा है? संयुक्त वाक्य है। अगला हमारा तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। सबसे पहले एक बार इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। क्या हो? एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो। क्या हो? आश्रित उपवाक्य हो। अब बात यह आएगी कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है। देखो हल्की सी चर्चा कर रहा हूं यहाँ आश्रित उपवाक्य की, क्योंकि हम उपवाक्यों में पढ़ेंगे आश्रित उपवाक्य। फिर भी यहाँ थोड़ी सी चर्चा हम ले लेते हैं। आश्रित उपवाक्य वह होता है जो अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता है और पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, उसे हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। यहाँ सिर्फ हम चर्चा हल्की सी करेंगे और यहाँ हम बात करेंगे ज्यादा महत्वपूर्ण मिश्र और या मिश्रित वाक्य की। तो मिश्र वाक्य की परिभाषा क्या होगी वो देखेंगे आप। परिभाषा: ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो, एक प्रधान उपवाक्य हो, अन्य आश्रित उपवाक्य हो, अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें क्या हो? एक प्रधान उपवाक्य हो। एक क्या हो? प्रधान उपवाक्य हो। एक तो हो प्रधान उपवाक्य और अन्य क्या हो? आश्रित उपवाक्य हो। दो या दो से अधिक हो सकते हैं आश्रित उपवाक्य,
अन्य आश्रित उपवाक्य हो। कि ऐसा वाक्य जिसमें एक तो क्या हो प्रधान उपवाक्य और अन्य क्या हो आश्रित उपवाक्य हो, उसे क्या कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। चर्चा कर ली थी हमने हल्की सी मिश्रित वो आश्रित उपवाक्य की। तो आश्रित उपवाक्य क्या होता है कि जो अपना पूर्ण अर्थ नहीं देता हो और पूर्ण अर्थ की प्राप्ति के लिए किसी और वाक्य पर निर्भर करता हो, तो उसे क्या कहते हैं हम आश्रित कहते हैं। क्योंकि आश्रित यानी सहारा मिलना। तो एक उदाहरण देखते हैं कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है। उदाहरण देखें, यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जो विवेक विहार में रहती है, विवेक विहार में रहती है। अब देखिए आप दो वाक्य है इसमें, एक तो है यह वही लड़की है। अब यदि इस वाक्य को यहीं तक छोड़ दिया जाए, इसको आगे नहीं पढ़ा जाए और सिर्फ यहां तक देख ले हम यह वही लड़की, अब हमें क्या पता वह लड़की कौन है, चोर है, डाकू है, पुलिस है, आतंकवादी है, नहीं पता चल रहा। हमें कब पता चला जब हमने पूरा वाक्य पढ़ा कि यह वही लड़की है जो विवेक विहार में रहती है। यानी सबसे अहम बात क्या है मिश्र वाक्य की, सबसे अहम बात होती है कि दोनों वाक्य एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। किसके लिए अर्थ के लिए निर्भर करते हैं। तो हमें पता चल गया यह वही लड़की है जो विवेक विहार में रहती है। जब हमने वाक्य पूरा पढ़ा तो हमें अर्थ का पता चल गया कि यह किसी लड़की के बारे में बात की जा रही है जो कहां रहती है विवेक विहार में रहती है। तो यह वही लड़की है जो विवेक विहार में रहती है। अब देखें आप विवेक विहार में रहती है। अब यह वाक्य क्या है, एक तो हो गया यह वही लड़की है जो विवेक विहार में रहती है। पहला जो ये वाक्य है इसमें एक शर्त है कि जो संयोजक शब्द होते हैं इसके, जैसे जो, तो, वो, यदि, यद्यपि, इसलिए, ये इसके क्या है संयोजक शब्द है। तो ये किससे जुड़ के आ रहा है वाक्य जो से, किससे जुड़ के आ रहा है जो से जुड़कर आ रहा है, किससे जुड़कर आ रहा है जो से। और जो वाक्य संयोजक शब्द से जुड़कर आता है, जो वाक्य किससे जुड़कर आता है संयोजक शब्द से जुड़कर आता है, वो क्या होता है आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है आश्रित उपवाक्य होता है। क्या होता है आश्रित उपवाक्य होता है। और जो वाक्य संयोजक शब्द से जुड़कर नहीं आता वह प्रधान उपवाक्य होता है। क्या होता है प्रधान उपवाक्य होता है। और जो क्या है यहाँ संयोजक शब्द, और जो क्या है यहाँ संयोजक शब्द। और जो, तो, वो, यदि, यद्यपि, ये सब किसके हैं, जैसे, जिस, जिन, ज्यों, त्यों, ये सब किसके हैं मिश्र वाक्य के संयोजक शब्द माने जाते हैं। तो क्या है ये प्रधान उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। और ये क्या है आश्रित उपवाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें एक प्रधान उपवाक्य हो अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे हम क्या कहते हैं मिश्र वाक्य कहते हैं। तो पहला वाला वाक्य कौन सा हो गया प्रधान, दूसरा कौन सा हो गया आश्रित उपवाक्य। यहां एक से अधिक, यहां तो कितने आश्रित उपवाक्य आ रहा है एक ही आ रहा है, यहां कितना आ रहा है एक ही आश्रित उपवाक्य आ रहा है। लेकिन वाक्य में एक से अधिक भी आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। एक उदाहरण देखें आप, एक उदाहरण देखें। एक उदाहरण देखें,
गांधी जी ने कहा कि, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, हिंसा मत करो, हिंसा मत करो। अब देखें, सबसे पहली बात तो हमारी यह बात क्लियर हो गई कि और क्योंकि, यदि, यद्यपि, जो, तो, वो, जो, जैसे, जिस, जिन, ये सब क्या है? मिश्र वाक्य के संयोजक शब्द हैं। तो सबसे पहली बात तो यहां क्या आ गया? की आ गया। क्या आ गया? की। और की क्या है? संयोजक शब्द। की क्या है? संयोजक शब्द है। और यह संयोजक शब्द किसका है? मिश्र वाक्य का। किसका है? मिश्र वाक्य का। तो सबसे पहली बात तो हमें यह पता चल गई कि यह वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया? मिश्र वाक्य हो गया। यह हमें पता चल गया। अब बात यह आती है कि हमें ये देखना कि आश्रित उपवाक्य कितने हैं इसमें। तो गांधी जी ने कहा कि, कहा कि, तो गांधी जी, गांधी जी तो क्या हो गए यहां? उद्देश्य। और कहा कि, तो कहा तक का जो वाक्य है, कहा तक का क्या है? वाक्य। ये तो हो गया उद्देश्य। और कहा क्या हो गया इसमें? क्रिया हो गई। कहा क्या हो गया? क्रिया। तो ये गांधी जी तो क्या हो गए यहां? कर्ता। और ये क्या हो गई? क्रिया। तो ये तो क्या हो गया? एक क्या मान लेंगे? कर्ता तो क्या हो गया? उद्देश्य। और क्रिया हो गई क्या? क्रिया हो गई विधेय। तो ये तो हो गया हमारा उद्देश्य। और ये क्या हो गया? विधेय। ये क्या हो गया? विधेय। तो ये जो वाक्य है हमारा, ये जो हमारा वाक्य है वो कैसा हो गया? प्रधान उपवाक्य। कैसा हो गया? प्रधान उपवाक्य हो गया। कैसा हो गया? प्रधान उपवाक्य। लेकिन सदा सत्य बोलो की लग के आ गया। और की किसका संयोजक शब्द है? मिश्र का। ना तो इसमें कर्ता आ रहा है ना कुछ आ रहा है। सदा सत्य बोलो, या कर्ता का पता ही नहीं चल रहा है, क्रिया का पता चल रहा है। ऐसे हिंसा मत करो, कर्ता का पता नहीं चल रहा है। तो ये कैसा हो गया? आश्रित उपवाक्य हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यह संयोजक शब्द किससे जुड़ा है? मिश्र से। तो ये क्या है? ये क्या है? सदा सत्य बोलो। सिर्फ क्रिया आ रही है। क्या आ रही है? क्रिया। इधर भी क्या आ रही है? हिंसा मत करो। यहां भी क्रिया ही आ रही है। और ये सब क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्यों है? क्योंकि किससे जुड़े हुए हैं? संयोजक शब्द से जुड़े हुए हैं। और कौन सा संयोजक शब्द है? की। तो ये क्या माने जाएंगे? आश्रित उपवाक्य। यह कौन सा माना जाएगा? आश्रित उपवाक्य। और ये भी कौन सा माना जाएगा? आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य। तो एक वाक्य में एक से अधिक क्या हो सकते हैं? आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं। एक से अधिक आश्रित उपवाक्य भी हो सकते हैं। आगे की चर्चा हम अगले प्रकरण में करेंगे। धन्यवाद।